राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में शराब की दुकानों पर अचानक खरीदारों की संख्या बढ़ गई है। दिल्ली में 17 नवंबर से नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है और ऐसे में दिल्ली में शराब के ठेकों पर महंगी और लोगों की पसंदीदा ब्रांड की शराब खत्म हो चली है। इससे दिल्ली के लोग गाजियाबाद से रोज शराब खरीद रहे हैं। मौकों को भुनाते हुए आबकारी विभाग ने यूपी बॉर्डर की सभी दुकानों का शराब का मानसिक कोटा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिले के बॉर्डर की शराब की बिक्री में 50% की वृद्धि हो गई है। सिर्फ 12 दिन में ही कई दुकानों का कोटा खत्म होने पर दोबारा स्टॉक मंगवाया गया है। लोनी, साहिबाबाद, इंदिरापुरम, भोपुरा और विजयनगर क्षेत्र की दुकानों पर महंगी शराब की बिक्री बढ़ गई है। आपको बता दें कि पिछले 12 दिन में लोनी के 61 शराब दुकानों पर पिछले साल के सापेक्ष अब तक 68.39% शराब की अधिक बिक्री दर्ज की गई है। इंदिरापुरम क्षेत्र में 60%, विजयनगर खोड़ा में 54% और साहिबाबाद क्षेत्र में 40% अधिक बिक्री दर्ज की गई है। और इस पर अधिक अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, देखिए, शराब का जो स्टॉक है वो खत्म हो गया है। जो अब नई आबकारी जो नीति है वो 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कह सकते हैं जिस तरीके से आबकारी विभाग की नीतियों की, क्योंकि जिस जी। तरीके से वो लागू होने वाली है और उससे कहीं न कहीं जो शराब के चाहने वाले हैं, उनके लिए हम्म। कहीं न कहीं दिक्कतें बन रही हैं। और लगातार जो दिल्ली के अंदर जो महँगी शराब थी या फिर कहें जो ब्रांडेड शराब है, वो कहीं न हम्म। कहीं अब खत्म होती नज़र आ रही है और उनको शराब नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से लोग जो है दिल्ली के, वो कहीं न कहीं दिल्ली के आस-पास के यानी कि बॉर्डर के करीब जी। जाते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो इंदिरापुरम हो या फिर गाज़ियाबाद हो, नोएडा हो या फिर कहें खोड़ा हो, इन हम्म। जगहों पर जाकर ही शराब खरीद के लेके आ रहे हैं। और वहाँ की बात करें तो वहाँ के जो शराब दुकानें थी, उनका कोटा जो है वो लगातार कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हम्म। जिस तरीके से जनता की भीड़ जो उमड़ रही है और कहीं न कहीं महँगी शराब जो है वो वहाँ से खरीद के लेके आ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं उन जो शराब दुकानों की जो क्या कह सकते हैं जो मासिक जो कह सकते हैं जो ख ख जो वो जो दुकान शराब थी, वो कहीं न कहीं अब बढ़ हम्म। चुकी है और लगातार कहीं न कहीं शराब का जो कोटा है वो भी बढ़ाया जा रहा है। हम्म। आबकारी नीतियों के द्वारा भी कहीं-कहीं आबकारी विभाग के द्वारा भी जो उन दुकानों का जो मासिक कोटा हुआ करता था, वो बढ़ा दिया गया है। मगर जी। लगातार जिस तरीके की वृद्धि हो रही है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें यही आई है कि जनता जो है दिल्ली की जो परेशान हम्म। है और कहीं न कहीं वो चाहती है कि शराब जो है उनको यहाँ पर दिल्ली के अंदर मुहैया कराई जाए। मगर जिस तरीके से आबकारी कह सकते हैं नीति लागू होने वाली है 16 कह सकते हैं नवंबर से, तो उसकी जो हम्म। शुरुआत होगी वो 17 नवंबर को देखने को मिलेगी। मगर लगातार कहीं न कहीं शराब के चाहने वालों के हम्म। लिए कहीं न कहीं बिल्कुल, परेशानियाँ भी अभी बनती फिलहाल तो नज़र आ रही हैं। परेशानी जी। यहाँ पर खड़ी होती हुई नज़र आ रही है जो शराब के चाहने वाले हैं। लेकिन देखिए राजीव, जो नई आबकारी नीति है वो 17 तारीख से इसकी शुरुआत हो जाएगी। देखिए, दिल्ली एनसीआर में टोटा पड़ चुका है शराब का, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोटा और भी ज़्यादा शराब का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बॉर्डर्स पर कहीं न कहीं पुलिस भी तैनात है और वहाँ पर रोक भी रही है लोगों को आने के लिए। स्टॉक खत्म हो चुका है गाजियाबाद में, वहाँ पे स्टॉक को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। सारी जो ब्रांड की शराब थी वो भी यहाँ पर खत्म होती हुई नज़र आई है। अगर मैं बात करूं जो नई नीति आई है आबकारी विभाग की, उस नीति में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ब्रांडेड शराबों के लिए जो कहीं न कहीं दिल्ली के चाहने वाले थे, वो कहीं न कहीं यूपी की तरफ जा रहे हैं और कहीं जी। न कहीं महँगी शराब जो है, वो सबसे ज़्यादा मिल रही है, महँगी मिल रही है। हम्म। मैंने कहा जब बात करें जिस तरीके से आबकारी नीतियों की, तो आबकारी नीति जो है, वो अब बदलाव करने वाली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो सरकारी शराब की दुकानें हुआ करती थी, वो कहीं न कहीं अब प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, जिसकी हम्म। वजह से शराब जो है, वो और महँगी हो सकती है। शराब की जो दुकानें थी, वो कहीं न कहीं अब सरकार के हाथ में नहीं, प्राइवेट सेक्टरों के हाथ में जाएगी, जिसकी वजह से सरकार को कुछ मुनाफा होगा, वो भी एक बड़ी नीति बनाई जा रही है। मगर लगातार कहीं न कहीं शराब की जो दुकानें हैं, शायद उसको भी बढ़ाया जा रहा है। जो होम डिलीवरी होगी, वो भी कहीं न कहीं इसके अंदर बढ़ाई जाएगी। हम्म। तो कहीं न कहीं बड़ी नीतियों के कहीं न कहीं बदलाव ज़रूर किए जा रहे हैं, मगर सरकार को इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। मगर शराब के जो चाहने वाले हैं, उनको ज़रूर नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि शराब जो है, वो अब महँगी मिलेगी। वाइन की बात करें, व्हिस्की की बात करें, तो जो ब्रांडेड है, वो कहीं न कहीं अब महँगी हो चुकी है और दिल्ली के जी। अंदर जो चोरी-छुपे यानी कि गाज़ियाबाद से लेके आ रहे हैं या फिर खोड़ा से लेके आ रहे हैं, इंदिरापुरम से लेके आ रहे हैं, वो हम्म। दिल्ली के अंदर दुगने से तिगने दामों में बेच रहे हैं और जो शराब के चाहने वाले हैं, वो दुगने से तिगने दामों में हम्म। खरीदने को मजबूर भी हो चुके हैं। जी।
बिल्कुल, देखिए राजीव, जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से अब लोग शराब चोरी छिपे आते हैं और लेके चले जाते हैं, पुलिस वहाँ पर तैनात कर दी गई है बॉर्डर पर। क्या वहाँ पर चेकिंग भी की जा रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली की बॉर्डरों की ताकि गाज़ियाबाद की बॉर्डर की बात करें, खोड़ा की हुँ, बॉर्डर की बात करें, नोएडा की बात करें या फिर इंदिरापुरम से बात करें, तो लगातार वहाँ पर पुलिस चेकिंग ज़रूर की जा रही है। मगर फिर भी जो कह सकते हैं शराब के जो माफिया हैं, जिनको शराब लेके आनी है और वो किसी भी तरीके से लेके आने की कोशिश करते हैं और कई हुँ, बार पकड़े भी जाते हैं। मगर लगातार फिर भी यही गोरख जो धंधा है, ये चल रहा है और लगातार दिल्ली के अंदर महँगी शराब जो है वो दुगने से तिगने दामों में यानी कि खरीदने वाले जो हैं, जो चाहने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे देकर भी खरीदने को मजबूर हो चुके हैं और लगातार कहीं न कहीं उनकी जो नाराज़गी अब सरकारों के खिलाफ देखने को भी मिल रही है क्योंकि शराब के जो चाहने वाले हैं, वो दिल्ली के अंदर यही चाहते हैं कि दिल्ली की जो अंदर शराब जो है वो उनको आसानी से मिल जाए ताकि जी, उनको दुगने से तिगने दाम ना देने पड़े क्योंकि जो बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो ₹200 की जो शराब की बोतल हुआ करती थी छोटी वाली, वो कहीं हुँ। न कहीं अब ₹400 की मिल रही है। जो बड़ी बोतल हुआ करती थी यानी कि फुल बोतल हुआ बिल्कुल, करती यानी थी, कि वो जिस अब तरीके से 1000 से 1200 स्टॉक की, खत्म 1500 होता की जा मिल रही रहा है है, यानी कि काफ़ी वैसे-वैसे ही यहाँ दिक्कतें पर ज़रूर आ रही हैं। शराब के दाम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन राजीव, देखिए, अगर 17 तारीख से ये जो नई नीति है आबकारी की वो लागू हो जाएगी तो ज़ाहिर है कि शराब भी महँगी मिलेगी, जिस वजह से दिक्कतें और ज़्यादा खड़ी हो सकती हैं। देखिए, कोविड काल में कहीं न कहीं अल्कोहल ने ही आर्थिक व्यवस्था को सुधार के रखा था भारत की। सबसे बड़ी बात ये भी होती है, अगर शराब महँगी हो जाती है तो ज़ाहिर है कि लोग उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे, तो कहीं न कहीं दिक्कत भी हो सकती है दिल्ली सरकार को। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना काल की आपने कहा तो कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से सभी सरकारों की जो कैसे जो आर्थिक हालात थी वो जी। कहीं न कहीं शराब की वज़ह से ही सुधरी थी और कहीं न कहीं हुँ, लगातार सरकार शराब की दुकानों को खोला गया था। लोगों की भीड़ भी देखने को मिली थी। लोग बाग कोरोना काल की वज़ह से कहीं न कहीं नियमों का पालन भी नहीं कर रहे थे और हुँ, लगातार कहीं न कहीं दुगनी-तिगनी दामों में भी खरीदने को मजबूर थे। मगर जिस तरीके से आप बात करें कैसे आपका कैसे विभाग की तो जी। जिस तरीके से शराब की जो दुकानें शराब जो है वो महँगी होंगी, तो दिल्ली की जनता को भी लगता है कि जिस तरीके से आबकर विभाग की जो जो न न नई नीति आएगी हुँ, उसके अंदर कहीं न कहीं शराब जो है वो महँगी हो जाएगी और जिसकी वज़ह से वो लोग परेशान होंगे और कहीं न कहीं फिर दोबारा से यही देखने को मिलेगा क्योंकि दिल्ली के अंदर शराब महँगी मिलेगी, तो कहीं न कहीं बाहर की तरफ रुख करेंगे और गाज़ियाबाद की बात करो या फिर नोएडा की बात करो या फिर इंदिरापुरम की बात करो, तो लगातार इन जगहों पर जनता जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है और लगातार कहीं न कहीं शराबों को खरीदने के लिए वो दुगने से तिगने दाम और जो कहीं न कहीं कोई भी जोखिम हो जाए, जी पुलिस के चेकिंग का जोखिम हो, वो भी उठाने को मजबूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जी। देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात ये भी है, अगर ये जो आबकारी नीति है लागू हो रही है, शराब महँगी भी हो जाती है, दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा खड़ी हो रही है, लेकिन जो शराब के शौकीन होते हैं, वो कहीं न कहीं चाहे शराब कितनी महँगी हो जाए, लेकिन फिर भी वो शराब लेते हैं, शराब पीते भी हैं। अगर इस तरीके की ये जो नीति लागू होगी, शराब महँगी हो जाएगी, तो ज़ाहिर है कहीं न कहीं जो शौकीन होंगे शराब के, वो ऐसा काम कर सकते हैं, जो काम ठीक भी ना हो, ताकि उनको शराब मिल सके। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शराब के चाहने वालों की, तो शराब के हुँ, चाहने वाले जो हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएँ हों, लगातार कहीं न कहीं वाइन शॉपों की बात करें, तो वहाँ पर जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है, तो उससे कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि लगातार जनता जो है, वो कहीं न कहीं शराब के लिए कहीं न कहीं काफ़ी कई बार तो लड़ाई भी कर बैठते हैं। मगर यहाँ हुँ। पर बात करें जिस तरीके से अब दिल्ली के अंदर शराब महँगी हो जाएगी क्योंकि आबकारी जो नीति आएगी, उसके कहीं न कहीं जो बड़ी नीति होंगी, वो जिसके अंदर बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके अंदर कहीं न कहीं कैसे महँगी शराब हो सकती है, तो कहीं न कहीं जनता बिल्कुल परेशान है और वो दिल्ली के बाहर से भी लाने बिल्कुल के लिए राजीव, मजबूर देखिए होते नज़र जनता आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाहे वो इसको लेकर लग परेशान है, जो लोग शौकीन हैं शराब के। राजीव, क्या आपने किसी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की है? क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस आबकारी नीति को लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से हमने जनता से जानने की कोशिश करी, तो हुँ, कैमरे के सामने ज़रूर नहीं बोले मगर आप पीछे ज़रूर सरकारों को कोसते हुए नज़र आए और यहाँ तक कि जी। ये भी कहा गया सरकार जो है वो सिर्फ़ अपने बारे में सोच रही है, सर जनता के बारे में नहीं सोच रही है। शराब जो है वो कहीं न कहीं वो ज़रूर खरीदते हैं मगर आप जाके वो शराब जो है वो दुगने से तिगने दामों में खरीदने को मजबूर हो चुके हैं। जी। हुँ। बिल्कुल सही कहा। देखिए, दुगने तिगने दाम यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जनता तो वैसे ही कोविड की वजह से परेशान थी, लोग बेरोज़गार हैं, लेकिन जो महँगाई है वो यहाँ बढ़ रही है। एक तरफ महँगाई का दौर है वो अभी ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरी तरफ जो शराब की जो बिक्री है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा महँगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब शराब की जो बॉटल है वो उसके दुगने दामों में बिक रही है। राजीव, क्या किसी कोई नेता का कोई इस पे प्रतिक्रिया सामने आई है? किसी विपक्ष पार्टी की?
देखिए, बिल्कुल सही कहा। जो शराब की जो नीति थी कहीं न कहीं पहले जो दिल्ली सरकार ने होम शो जी। कह सकते हैं होम डिलीवरी की शराब की जो कोशिश हुँ। की थी उसको लेकर कहीं न कहीं भाजपा ने ज़रूर सवाल उठाए थे और यहाँ तक कि ये भी कहा था कि जनता को कहीं न कहीं बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हुँ। होम डिलीवरी दी जाएगी, तो शराब के जो चाहने वाले हैं, छोटे बच्चे हैं जो हैं, वो लगातार कहीं न कहीं इसको खरीदेंगे। मगर वो भाजपा की तरफ से ज़रूर रणनीति जी। बनाई गई थी, मगर आम आदमी पार्टी की बात करें यानी दिल्ली सरकार की, उनकी तरफ से अभी भी इसको लेकर कहीं न कहीं कोई भी जवाब नहीं आया। मगर देखना होगा कि अब जनता जिस तरीके से परेशान है, दिल्ली से बिल्कुल, बाहर राजीव जाने के लिए देखिए जब मजबूर है, कोविड तो कहीं काल न में ये कहीं कहा दिल्ली गया था सरकार दिल्ली किस तरीके सरकार से की कदम तरफ से उठाती है? कि जी। जो शराब है उसकी हम होम डिलीवरी करेंगे, लेकिन इसको विपक्ष निशाना साधा था। विपक्ष ने कहा था अगर ये होम डिलीवरी अगर आप शराब की जगह अगर शिक्षा के लिए करते, किताबों के लिए करते तो ज़्यादा बेहतर होता। बहुत-बहुत शुक्रिया राजीव आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्मों से ज्यादा बयानों की वजह से चर्चा में रहती है। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने एक और बयान को लेकर बुरी तरह से घिर गई हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई। वहीं 1947 में देश को जो स्वतंत्रता मिली थी वह भीख में मिली थी। कंगना का भीख की आजादी का यह बयान उन पर भारी पड़ गया है। उनके इस बयान को लेकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि इस तरह के बयान देने के लिए कंगना के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि पद्मश्री देने वाले लोगों ने उन्हें आगे किया है। मलिक ने कहा कि यह महात्मा गांधी से लेकर कई स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट और पूर्व मंत्री नसीम खान ने कंगना के खिलाफ मुंबई के साकीनाका पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने शिकायत आधार पर पुलिस से कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और आपको बता दें कि कई जगहों पर भी कंगना के बयान को लेकर प्रदर्शन किया गया। कि एक महिला को जो फिल्म अभिनेत्री है, केंद्र की सरकार ने उसे पद्मश्री देने का काम किया है। जिस तरह से बयान दिया गया कि 1947 15 अगस्त के दिन आज़ादी भीख में मिली और सही आज़ादी 2014 में देश को मिली है, हम कठोर शब्दों में इस बयान की निंदा करते हैं। 1857 से लेकर 1947 तक इस देश में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि गोरों को इस देश से भगाया जाए। जो लोग गोरों के समर्थन में खड़े थे, अंग्रेजों के समर्थन करने वाले लोग, उनके जरिए पद्मश्री देने वाले लोगों को जिस तरह से ये कहलाने के लिए आगे किया जा रहा है कि आज़ादी 2014 में मिली, 1947 की आज़ादी भीख में मिली थी, हमें लगता है उन्होंने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। वो लोग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको अपमानित करने का काम किया। गांधी जी से लेकर सभी स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने एक लंबे तो देखिए कंगना का जो बयान है इस पर लगातार अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मेरे सहयोगी मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं सत्य प्रकाश सोनी। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से कंगना ने बयान दिया था आज़ादी को लेकर कि जो आज़ादी हमको पहले मिली थी 1947 में वो भीख में मिली थी, अब उनका ये बयान अब उन पर ही भारी पड़ गया है। सत्य प्रकाश। बिल्कुल रिचा जी, देखिए जिस तरह से कंगना रनौत ने इंग्लिश न्यूज चैनल के दौरान ये कहा था कि जो असली आजादी हमें 2014 में मिली थी, जबकि 1947 वाली जो आजादी मिली है वो भीख के तौर पे मिली। इस बयान को लेकर कहीं न कहीं कंगना की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कंगना के कल घर के बाहर जो है लगातार कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा आंदोलन किया गया। उसके बाद मुंबई के साकीनाका पुलिस स्टेशन में नसीम खान के नेतृत्व में जो है यह मांग की गई कि कंगना रनौत के ऊपर जो है मामला दर्ज कर उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा भी तमाम जो राजनीतिक दल है वो कहीं न कहीं कंगना रनौत का विरोध करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में जानकारी अभी मिली कि आज जो है शिवसेना कहीं न कहीं कंगना रनौत का आंदोलन विरोध करेगी।
बिल्कुल सत्य प्रकाश, देखिए कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया गया, आंदोलन किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई कंगना के खिलाफ। और यहाँ तक कि खुद नवाब मलिक ने भी यही कहा, हालांकि उन्होंने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पद्मश्री देने वालों ने ही कंगना को आगे किया है। यानी साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी पर कभी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बिल्कुल, देखिए कंगना रनौत आजकल जो है सीधे तौर पर बीजेपी के एजेंट जैसा बर्ताव कर रही है। लगातार जी। जो है एक के बाद एक हमलावर, खासकर जो सरकार, वर्तमान सरकार यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार है। अब ऐसे में कंगना रनौत के यह बयान कहीं न कहीं जो है एजेंट के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन तमाम नेताओं ने जिस तरह से अपने अपने बयान दिए हैं, उस बयानों से साफ जाहिर होता है कि कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार संजय राउत ने भी आज संकेत दिया कि कंगना रनौत अगर माफी नहीं मांगती है जी। तो इस पर बीजेपी को आकर जो है सफाई स्पष्टीकरण देनी देनी पड़ेगी। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सत्य प्रकाश, अगर सफाई देने की यहाँ पर बात कही गई है। संजय राउत ने भी यही बात कही है कि अगर वो माफी नहीं मांगती है तो बीजेपी ही इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लेकिन जो बयान दिया गया है इसमें अब कहीं ना कहीं वो इतनी बुरी तरीके से घिर चुकी है, जो कि आम जनता है वो ही प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं आम जनता के कंगना के बयान पर? देखिए, जाहिर तौर पर कंगना रनौत का यह बयान कहीं कहीं तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अपमान है, क्योंकि इस जी। तरह का बयान जाहिर तौर पर बेहद ही शर्मनाक माना जाएगा। क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने संकेत दिया है कि किस तरह से 2014 में बीजेपी सरकार जब बनी थी उसके बाद असली आजादी मिली है, यानी कि 1947 वाली जो आजादी, जो पूरा देश आजादी मनाता है, वो कहीं न कहीं भीख वाली आजादी है। तो जाहिर तौर पर जिन्होंने अपने जान की आहुति देकर देश को कहीं कहीं आजादी दिलवाई है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे तमाम नेता हो, उनका कहीं न कहीं अपमान है। जाहिर तौर पर यह अपमान जो है कहीं न कहीं भारत के तमाम जो राजनीतिक दल वो सहने वाले नहीं है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अन्य जो राजनीतिक दल है वो कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर आम आदमी पार्टी द्वारा भी जो है मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की मांग की गई है, और यह भी मांग की गई कि तत्काल प्रभाव में जो है कंगना रनौत की गिरफ्तारी की जाए। सत्य प्रकाश, देखिए जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और कई ऐसे नेताएं हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार में हो या फिर वो आम आदमी पार्टी में क्यों ना हो, उन सभी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। जगह जगह प्रदर्शन देखा गया था। अब जो बयानबाजी का दौर है वो भी यहाँ पर शुरू हो गया है। लेकिन जो बीजेपी है वो क्यों चुप्पी साधे हुए है? कोई वजह? बिल्कुल, देखिए यही बात नेताओं का कहना है कि नेता जो है हर बार ये कहते हैं कि कंगना रनौत का बयान जो है कहीं न कहीं सरकार के विरोध में आता है, सरकार विरोधी होता है। खासकर उन्होंने जिस तरह से कहा कि 2014 की जो आजादी है वो असली आजादी है, जबकि 1947 वाली आजादी जो है भीख वाली आजादी। तो कहीं कहीं ये संकेत सत्य दिया है प्रकाश, कि देखिए सत्य प्रकाश जिस तरीके से बयान दिया है कंगना रनौत ने, उन्होंने कहा कि 2014 में हमको अच्छी और एक सच्ची आजादी मिली, वो एक असली आजादी मिली जब से पीएम मोदी की सरकार बनी है। तो क्या हम ये मान सकते हैं उनके बयान से कहीं ना कहीं वो पीएम मोदी या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रमोट कर रही है? बिल्कुल, जाहिर तौर पर तमाम जो बयानात उनको आते हैं, सीधे तौर पर वो दिखाई देता है कि किस तरह की बीजेपी के बतौर एजेंट की तरह वो जो है वक्तव्य रखते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि आखिर क्यों ऐसा करती है, लेकिन जिस तरह से उनका बयान एक बार फिर से आया, जाहिर तौर पर तमाम सुर्खियां बनी हुई। फिलहाल उसकी मुश्किलें भी बनने वाली है, क्योंकि आज से लगातार कंगना रनौत का विरोध प्रदर्शन मुंबई के अलग अलग इलाकों में, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में किया जाएगा, और यह मांग की जाएगी कि कंगना रनौत को तत्काल प्रभाव में गिरफ्तार किया जाए और विभिन्न धाराओं के तहत उनके कार्रवाई की जाए। सत्य प्रकाश, देखिए कल भी इस तरीके से हंगामा देखने को मिला था और आपने खुद आज यही बात कही है कि आज फिर से कहीं ना कहीं कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया जाएगा कंगना के खिलाफ। सत्य प्रकाश, देखिए अभी तो बीजेपी फिलहाल अभी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन देखिए 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के 2022 में। तो अगर ये इस तरीके से अगर वो एजेंट बन के काम कर रही है, बयानबाजी कर रही हैं कंगना रनौत, तो क्या इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है आगे आने वाले चुनावों में? बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर देश का मुद्दा है और स्वतंत्रता सेनानियों का मुद्दा है। देश के महान जो नेताओं ने अपनी जान की आहुति दी है, उनका यह मुद्दा है। तो जाहिर तौर पर सरकार चाहे जो भी हो, लेकिन तमाम राजनीतिक दल इसी मुद्दे को जो है मुद्दा बनाकर चुनावी रणक्षेत्र में उतरते हैं और मुद्दा भी बनाते हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा, कंगना रनौत, सही कह रहे हो, मतलब कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर विपक्ष पार्टी को मिल गया है ताकि इस बहाने कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सदर प्रकाश आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ, पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय होने लगे हैं। शियत प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और अब आम आदमी पार्टी ने भी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है।
पहली सूची में 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन में 2 विधायकों और एक संभावित उम्मीदवार के पार्टी को छोड़ने की तैयारी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने आनन फानन में अपने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। आपको बता दें कि 2017 में पार्टी की ओर से जीते 20 उम्मीदवारों में से अब केवल 11 विधायक बचे हुए हैं, जिनमें से पार्टी ने 10 को फिर से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं आप का साथ छोड़ चुकी रूबी ने नेता प्रतिपक्ष और आप नेता हरपाल सिंह चीमा पर पलटवार करते हुए कहा कि जब उनके पास बोलने का मौका था तब वह कुछ नहीं बोले। पंजाब के लोगों के मुद्दे पर वह चुप्पी साधे रहे। आपको बता दें कि रूबी ने चीमा को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। तो देखिए, पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं 2022 में। इसको लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें, शियत के बाद अब यहां पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उनके पास फिलहाल 11 विधायक हैं। आपको बता दें कि 2017 में आम आदमी पार्टी के पास लगभग 20 विधायक थे, लेकिन बाकी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अब उनके पास सिर्फ 11 विधायक बचे हैं, जहां पर अभी जो पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें 10 विधायकों के नाम शामिल हैं, यानी कि 10 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं और उनको एक बार फिर से यहां पर चुनाव में लड़ने का मौका दिया गया है। तो देखिए, वहीं पर अब जिस तरीके से अब जो इस्तीफे का जो दौर था आपके लिए वो देखा गया, मुश्किलें बहुत ज्यादा आपके लिए बढ़ी। चुनाव नजदीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने सभी विधायक हैं फिलहाल आम आदमी पार्टी, उन्होंने सभी को मौका दे दिया है। और वहीं पर आपका साथ छोड़ चुकी रूबी ने भी चीमा को भी चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। तो देखिए, दमदार मुकाबला अब यहां पर चुनावों में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाब सरकार में लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो भी कई बयानबाजी कर चुकी है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वहां पहुंचकर बिजली बिल को माफ करने की बात कही थी और घोषणा की गई थी। साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने बिजली फ्री कर रखी है दिल्ली में, वही चीज उन्होंने पंजाब में लागू करने की बात कही। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब ब्यूरो चीफ कुलदीप दीवान। कुलदीप जी, देखिए, चुनाव नजदीक आते जा रही है और जो पार्टियां हैं वो भी सक्रिय हो गई हैं, तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों पर कुलवीर जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शियत ने अपनी प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब यहां पर आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दी है। अपनी पहली जो लिस्ट थी उम्मीदवारों की वो यहाँ पर जारी कर दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने मौजूदा 10 विधायकों का उम्मीदवार के तौर पर नाम जो है वो जारी कर दिया है। यानी 10 ऐसे विधायकों को टिकट दी गई है जो पहली लिस्ट है और इनमें सभी विधायक शामिल हैं। ये दोबारा उनको मैदान में उतारा गया है। लेकिन जिस तरह से ये जो पहली लिस्ट है जो जारी की गई है उससे चर्चाएं ये बनी हुई हैं, क्योंकि रुपिंदर कौर रूबी जो कि विधायक थी आम आदमी पार्टी की, वो 2-3 दिन पहले ही जो कांग्रेस में शामिल हुई है और उन्होंने कहीं ना कहीं बड़े आरोप जो है वो पार्टी की करनी और कथनी में लगाए हैं। और जहां तक रुपिंदर रूबी का मामला समझा जा रहा है वो भी टिकट को लेकर था। और रुपिंदर रूबी के बाद आपने देखा होगा कि विधानसभा में जगतार जग्गा जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने विधानसभा सेशन के चलते हुए ही रणजीत सिंह चन्नी को आम आदमी का मुख्यमंत्री माना और उसके बाद उनको जाके जफ्फी भी पाई और निमंत्रण जो है वो स्वीकार किया कांग्रेस का। तो इससे जो आम आदमी पार्टी है उसकी चिंताएं बढ़ गई और उसके तुरंत बाद ये लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई। और ये लिस्ट इसलिए समझी जा रही है इतनी जल्दी जारी करना कि आम आदमी पार्टी को अब ये चिंता सताने लगी है कि उसके विधायक जो हैं वो टूट सकते हैं। सही कहा आपने कुलवीर जी। देखिए, एक जो डर है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। जिस तरीके से लिस्ट जारी की गई है उस हिसाब से लगता है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्हें कहीं ना कहीं एक डर बन गया है। इतने विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। 2017 में 20 विधायक थे उनके पास, अब कुल 11 विधायक उनके पास रह गए हैं। एक जो डर है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। सभी विधायकों को मौका दिया ताकि कोई विधायक अब उनकी पार्टी छोड़ के ना जा सके।
कुलवीर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 10 उम्मीदवारों की यहाँ सूची जारी की गई है। और देखिए, यहाँ पर जितने भी विधायक हैं सभी को यहाँ पर फिर से एक बार मौका दिया गया है। और वहीं पर आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ चुकी रूबी ने अब कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। और आज साथ ही साथ आपको बता दें कि रूबी ने फिलहाल आपका साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है, लेकिन साथ ही साथ रूबी ने कहीं ना कहीं चीमा को भी चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। देखिए, 2017 में लगभग 20 विधायक थे आपके पास, लेकिन अब उनकी मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब देखिए, 2021 में सिर्फ उनके पास 11 विधायक रह गई हैं। 2022 में पंजाब के विधानसभा चुनाव है, सिर्फ 2 से 3 महीने का वक्त रह गया है आपके पास, लेकिन अब जो मुश्किल है वो यहाँ बढ़ती हुई नजर आई। और शायद इसी की डर की वजह से कोई विधायक उनकी पार्टी को छोड़कर ना जाए, इसी की डर की वजह से आनंद फानन में यहाँ पर अब पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें सभी विधायकों को यहाँ मौका दिया गया है। तो इसी के साथ राजधानी लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।